Good morning, everyone. Good morning, Kamini. Good morning, Divya. Good morning, Kashish. Good morning, Adarsh. Good morning, Kashish. Good morning, Krishna. Good morning, Akila. Good morning, Sneha. Good morning, Sana. Good morning, Nandita. चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कल जो हमने IUPAC नेमिंग के बारे में थोड़ा बेसिक्स देखा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ से कोई ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन बनेगा नहीं, बट ये है कि आपको जो है क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि भाई जिसमें आपका कार्बन एटम प्रेजेंट होगा और हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यानी कि हाइड्रोकार्बन होंगे और उनके डेरिवेटिव्स होंगे, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह रहे हैं वो हम किसको कह रहे हैं? वो हम कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को। मतलब कि ऐसा कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट हो गई, उसके साथ साथ और भी एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। ये सारे भी आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम पहले दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक को हम कहते हैं एसाइक्लिक और एक को हम कहते हैं साइक्लिक। तो नाम से जैसे कि समझ आ रहा होगा, साइक्लिक का मतलब क्या होगा कि एक साइकिल की फॉर्म में या क्लोज्ड चेन की फॉर्म में या रिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो साइक्लिक वो होते हैं जो कंप्लीटली क्लोज्ड फॉर्म में रहते हैं, और ए साइक्लिक वो हो गए जो लाइक ओपन रहते हैं, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड्स भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। तो ए साइक्लिक क्या हो गए आपके? ओपन चेन कंपाउंड्स हो गए। और ए साइक्लिक वाले जो होते हैं उनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, जैसे कि इथेन एग्जांपल दिया हुआ है। इथेन हो गया, मीथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, जो एकदम ओपन चेन में रहेंगे, मतलब क्लोज्ड चेन नहीं या लूप नहीं बनाएंगे, ठीक है। और साइक्लिक में क्या होगा? क्लोज चेन या फिर रिंग कंपाउंड्स होते हैं। अब साइक्लिक भी दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। एक होता है आपका होमोसाइक्लिक और एक होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैव चेन ओनली ऑफ कार्बन एटम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम की चेन होगी, वो आपके होमोसाइक्लिक हो गए। और हेट्रोसाइक्लिक कौन से हो गए? जिनमें कार्बन चेन के अलावा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा आपके कुछ फॉरेन एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हेलोजन कार्बन चेन में। तो वो क्या होते हैं? आपके हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक के इन्होंने एग्जांपल बताए, जैसे कि फुरान हो गया। ये फुरान एक कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर आप इसको ओपन करके आप बनाना चाहते हो तो ये कैसे बनेगा? मैंने आपको बताया था, एज या फिर कॉर्नर कहीं पर भी दिखे तो मतलब होता है कि वहां पर कार्बन है। एक कार्बन ये सिंगल बॉन्ड ये, उसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ पर एक कार्बन है, उसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन एक यहाँ पर है, उसके बाद ये इस तरीके से ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये इस तरीके से जुड़ा है। और बाकी जितनी भी वैलेंसी यहाँ पर कार्बन की रह गई है वो आप हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ये कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ेगा, ये वाला एक हाइड्रोजन से जुड़ेगा, तो कार्बन के चार बॉन्ड बन गए। उसी तरीके से ये कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ेगा और ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ेगा। और ऑक्सीजन के तो दो ही बॉन्ड्स बनते हैं, तो ऑक्सीजन की तो वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है। तो अगर आप ओपन करके फुरान का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो ऐसा बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पायरोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पायरोल में ऑक्सीजन की जगह क्या लग गया? NH लग गया। उसके बाद थियोफीन का स्ट्रक्चर, ये आपको स्ट्रक्चर याद होने चाहिए।
कि किस स्ट्रक्चर में कहां पर क्या चीज होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, स्ट्रक्चर आपको दे देंगे और बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर किसका है, ऐसे करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये थियोफीन का हो गया जिसमें बीच में क्या लगा, सल्फर लगा हुआ। और उसके बाद लास्ट में क्या, ये पिरिडीन है। पिरिडीन बेसिकली होता क्या है, जब आप एक बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन को ऐड कर देते हो। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला कोई बताएगा क्या होता है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। C6H6 होता है। ठीक है, तो C6H6 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो यहाँ से और उसकी जगह एक नाइट्रोजन को ऐड कर दो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, नाइट्रोजन आया, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, C6H5N बन जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, पिरिडीन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये आपने जो एग्जांपल्स याद रखने हैं हेटेरोसाइक्लिक के, और इनके नाम भी याद रखने हैं इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करते हैं होमोसाइक्लिक की, तो होमोसाइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो होमोसाइक्लिक भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो एलिसाइक्लिक हो गया और एक आपका एरोमेटिक हो गया। एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं, जो हकल रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, हकल रूल क्या होता है, ठीक है, हकल रूल मेरे दिमाग से उतर गया अभी। ठीक है, हकल रूल बता देता हूँ। एक्चुअली वो नंबर ऑफ उसके ऊपर होता है, मतलब कार्बन के ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो देखो हकल रूल बेसिकली क्या होता है ना, मतलब ये आपके जो बॉन्ड्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बेसिस पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हकल रूल का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो पाई इलेक्ट्रॉन अगर 4n+2 पाई के फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर 4n+2 पाई के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हकल रूल फॉलो होगा। तो हकल रूल अगर फॉलो हो रहा है तो ये किस में होगा, ये इस वाले में होगा, किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड में हकल रूल फॉलो होता है। हकल रूल का मतलब है कि जितने भी यहाँ पर पाई बॉन्ड्स होंगे और उनके जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4n+2 पाई के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ये आप कैसे पता लगा सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पर इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया है, कहाँ दिया है, जैसे मान लो एग्जाम्पल में बता देता हूँ, अलग से आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ एरोमेटिक के और सारे। तो जैसे मान लो ये है एक कंपाउंड, इस तरीके से ये एक ट्रायंगल बना है और ट्रायंगल में यहाँ पर क्या है, नीचे डबल बॉन्ड बना है। तो एक डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पूरे ट्रायंगल में। ठीक है, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक डबल बॉन्ड में कितने बॉन्ड बनते हैं, मतलब पाई बॉन्ड कितने होते हैं, एक पाई बॉन्ड होते हैं, और एक पाई बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स बने हैं वो कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 4n+2 पाई अगर आप यहाँ पर देखोगे, 4n+2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप n की वैल्यू को अगर आप 0 रख दो, तो ये आपका वही फॉर्म बन जाएगा। n की वैल्यू को 0 जब आप रखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसका मतलब ये क्या है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, उसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। ये आपने एक एग्जांपल लिया, ये एक स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड इस तरीके से लगे। ठीक है, तो 2 बॉन्ड अगर इस तरीके से लगे, यहाँ पर कितने टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका मतलब है कि 2 पाई बॉन्ड अगर आप यहाँ पर बने हुए हैं 2 डबल बॉन्ड के अंदर, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 4n+2 पाई में अगर आप इसको रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको n की वैल्यू को कितना रखना पड़ेगा, हाफ रखना पड़ेगा, तभी ये कितना आएगा, 1 मिनट, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, सॉरी सॉरी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं तो ये नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि ये 4n+2 पाई के फॉर्म में फिट नहीं होगा। ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्यों हो रहा है, क्योंकि 4n+2 पाई का जो फॉर्म है, आप इसमें कभी भी इसको फिट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि n आपका क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक है, वो फ्रैक्शन मैंने गलती से बोल दिया था, 1/2 n फ्रैक्शन नहीं होगा, तो हमेशा क्या होगा, n होल नंबर होगा, 0 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। तो आपके अगर टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कभी भी n की कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर नहीं बन पाएगी जिसके लिए 4n+2 पाई जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर फिट बैठ पाए। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हकल रूल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं एग्जांपल्स पे। तो एग्जांपल देखो एलिफेटिक कंपाउंड्स के दिए हैं, मतलब सॉरी ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के दिए हैं।
तो इनमें क्या है, हकल रूल फॉलो नहीं होगा और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड्स की तरह सिमिलर होती हैं। एलिफेटिक अभी हमने देखे थे, एलिफेटिक क्या होते हैं, जिसमें आपकी ये क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन्स होती हैं, ओपन चेन होती है, ये वाली ओपन कार्बन चेन जो होती है उन्हीं की तरह इनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो मेरे को ये बताओ, ये जो साइक्लोप्रोपेन बना है यहाँ पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं साइक्लोप्रोपेन में? जीरो। जीरो। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड है नहीं तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां से होंगे? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में भी क्या होंगे, जीरो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ पर भी ये आपका जीरो जीरो हो गया। अब इस वाले में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें आपके दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कैसे हो गया ये, एक सेकेंड रुको। वैसे ये तो मेरे हिसाब से साइक्लोहेक्सीन है, तो यहाँ पर तो आपके दो पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। चलो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसका एग्जांपल ये वाला जिसमें दे रखा है, ठीक है। बाकी ये इसका कुछ और भी रीजन है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स के अलावा इसका कुछ और भी रीजन है, इसलिए इसको इसमें डाला गया है। क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर आपके कितने हैं, दो हैं। और उसके बाद जो है टेट्राहाइड्रोफुरान, ये भी क्या हो गया आपका, एलिसाइक्लिक हो गया। और एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होगा आपका, हकल्स रूल फॉलो होगा। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एक आपके वो होते हैं जिनमें आपका बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, उन्हें हम बेंजीनॉइड कंपाउंड्स कहते हैं। एंड दूसरे वो हो गए जो कि नॉन बेंजोनाइड है, इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो इनमें क्या है, बेंजीन रिंग आपका प्रेजेंट नहीं होगा, तो बेंजीन जिसमें प्रेजेंट है वो क्या हो गया आपका, बेंजीन हो गया, नाफ्थलीन हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। बेंजीन हो गया, नाफ्थलीन हो गया। और उसके बाद यहाँ पर एक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड दिया है जो कि आपका क्या है, ट्रोपोलोन है, ठीक है। तो ट्रोपोलोन का स्ट्रक्चर ये बना है, ये क्या हो गया आपका, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड हो गया, और ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक आपके वैसे टाइप के हो गए जिनमें हकल रूल फॉलो होगा। और उनमें भी दो टाइप के हो गए, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड का मतलब कि जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, और नॉन बेंजीनॉइड का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। और फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज, ये हमने देख ही लिया था, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में दिया हुआ है, तो ये रूल्स हम एक बार पढ़ लेते हैं, ये वैसे मैंने कल डिस्कस करे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन अ मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सबसे पहले देखनी पड़ती है। उसके बाद है, नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन फ्रॉम वेयर ब्रांचिंग इज नियरेस्ट, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई नंबरिंग जो हमने स्टार्ट करनी होती है वो कहाँ से करते हैं, जिधर से हमको फंक्शनल ग्रुप पास में मिलता है, फंक्शनल ग्रुप हो या ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का मतलब जिधर आपकी ब्रांच आई है, ब्रांच का मतलब वही हुआ कि वो चीज आपकी फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर रही है। जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन की स्ट्रेट लॉन्ग चेन है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो नंबरिंग करनी है, और मान लो यहाँ पर आपकी कोई दूसरी कार्बन की चेन है, तो ये कार्बन की चेन ये किसकी तरह काम कर रही है, अल्काइल ग्रुप की तरह काम कर रही है। और अल्काइल ग्रुप भी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो कहने का मतलब है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास होगा उधर की साइड से आपको नंबरिंग करनी है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से करोगे, ना कि 1 2 3 4 इस तरीके से, तो वो गलत हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड से आपको नंबरिंग करनी होगी, ठीक है। तो ब्रांचिंग जिधर से पास होगी उधर से आपको क्या करनी होगी, उस टर्मिनल कार्बन से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी। उसके बाद है, इफ टू substituents are found in equivalent position the numbering is done alphabetically,
ठीक है। तो क्या है कि अगर मान लो दो सब्स्टिट्यूएंट्स आपके जो है इक्विवेलेंट पोजीशन पर होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये है आपके पास 1 2 3 4 5, तो एक चेन आपकी यहाँ पर है इस तरीके से, यहाँ पर कोई चेन है, और एक चेन आपकी यहाँ पर है इस तरीके से। तो अगर मान लो इधर से कर रहे हो तो ये भी 1 2 पर आ रहा है, और इधर से कर रहे हो तो ये भी 1 2 पर ही आएगा, यानी कि दोनों पर ही क्या आ रही है, आपकी चेन आ रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अल्फाबेटिकली यहाँ पर देखना पड़ेगा। द नंबर इज डन अल्फाबेटिकली का मतलब क्या हो गया कि दोनों ही जो आपके ग्रुप्स लगे हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, वो दूसरे नंबर के कार्बन एटम पे लगे हुए हैं। यानी कि चाहे आप लेफ्ट साइड से काउंट करो या राइट हैंड साइड से काउंट करो, दोनों की पोजीशन आपको 2 मिलेगी जहां पर आपके फंक्शनल ग्रुप लगे। तो उस फंक्शनल ग्रुप में अल्फाबेटिकली जो है वो चीज आपको करनी पड़ेगी। जैसे मान लो यहां पर आपका जो है सेकंड नंबर पे मान लो यहां पर लिखा था, जैसे मान लो यहां पर लगा है मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप लगा है, और यहां पर लगा हुआ है CH2CH3, ये क्या है आपका, नहीं ये तो फिर चेन दूसरी हो जाएगी चेन, ये रहेगा। यहाँ पर मान लो लगा ये क्लोरो, ये क्लोरो लगा, ये मिथाइल लगा है, तो क्लोरो का C पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो सेकंड नंबर पर आप इसको लोगे, ना कि इसको लोगे। मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। तो आप सेकंड नंबर पे भी मिथाइल को ले सकते थे, लेकिन आपने अल्फाबेटिकली चूज करने के चक्कर में क्लोरो को सेकंड नंबर पे यहाँ पर रखा है, ठीक है। क्लोरो को आपने जो यहाँ पर सेकंड नंबर पे रखा है। अगर मान लो ये चेन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाती है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे मान लो क्लोरो ही लगा है और इधर आपने ब्रोमो लगा दिया, तो अब आप नंबरिंग किधर से करोगे, ब्रोमो साइड जहाँ पास पर। प्रोमो साइड से। ब्रोमो वाली साइड से करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ब्रोमो भी इधर से 2 पर होगा, लेफ्ट से अगर काउंट करोगे, राइट से काउंट करोगे तो क्लोरो भी 2 पे आएगा। लेकिन लेफ्ट साइड से काउंट इसलिए करेंगे क्योंकि ब्रोमो में बी पहले आता है अल्फाबेटिकल, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से आपको जो पहले काउंटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि 1 2 3 4 5। तो इसका जो नाम है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर सारे हाइड्रोजन लगे और कोई भी आपका डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, ठीक है। 2 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो, और टोटल कार्बन एटम कितने कार्बन चेन में 5 है, तो ये पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, ये आपका क्या आ जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो ये ऐसे करके आपने ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या हो गया, तीसरा रूल हो गया। उसके बाद चौथा रूल है, if there are two chains of equal size then the chain is to be selected which contains more number of side chains, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो, इसका एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, ऐसे करके हो गया, और यहाँ पर मैंने लगा दिया क्लोरो, ठीक है। अब ये है, अगर मान लो यहाँ पर इस तरीके का कुछ केस है हमारे पास, तो बाकी सारी पोजीशंस को मैं हाइड्रोजन से फिल कर देता हूँ। CH3 हो गया, CH2 CH2 CH CH2 CH3, ये क्या हो गया, CH3 हो गया, ठीक है, ये CH हो गया। तो ये कर दिया। अब क्या है, यहाँ पर अगर हमको चेन को चूज करना है, तो देखो चेन बनाने के दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप चेन को ऐसे बना लो, इस कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं। और अगर आप चेन को ऐसे लेते हो, कैसे करके, एक ये वाली चेन, तो इसमें भी कार्बन एटम कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आ रहे हैं, इसमें भी 6 आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास दो चेन होती हैं इक्वल साइज की, तो आपको उस चेन को सिलेक्ट करना होगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन हो। तो किसमें आपको साइड चेन दिख रही है ज्यादा, सर पहले वाले में। पहले वाले में, पहले वाले में ब्लैक वाले। जब सेलेक्ट किया था चेन उसमें। मतलब ब्लैक वाले में, यस सर। ठीक है। तो आपको जो है पहले वाले में क्या दिख रही है, ज्यादा मतलब क्या दिख रही है, साइड चेन दिख रही है। क्योंकि पहले वाले में क्या हो रहा है, आपको एक तो ये वाला ग्रुप दिख रहा है, मतलब ये पूरा ग्रुप आपको इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से।
और दूसरे वाले में सिर्फ आपको क्लोरो दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में जो पहली एक चेन गई है उसकी भी आपकी एक और चेन बन गई है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो उस चेन को आप सिलेक्ट कर लोगे। तो जब भी आपको इक्वल साइज की चेन कभी भी सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा तो आप उस वाली चेन को सिलेक्ट करोगे जिधर आपके ब्रांचेस ज्यादा दी गई हैं, यानी कि साइड चेन ज्यादा आपकी निकली हुई है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप ज्यादा आपको अमाउंट में दिखते हैं, तो वो वाली चेन आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे, the longest chain of carbon atom containing the functional group is numbered in such a way that the functional group is attached to the carbon atom possessing lowest number in the chain। तो ये मैंने आपको बताया था, ये वही सेम चीज है कि भाई जिधर फंक्शनल ग्रुप जिस नंबर पे आपको पास पड़ रहा होगा, ठीक है, तो जिस नंबर से आपको पास जो है जो फंक्शनल ग्रुप है वो पड़ रहा होगा उधर से आप चेन को सिलेक्ट करोगे। तो ये तो वही पॉइंट हो गया। उसके बाद है इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चूजन प्रायोरिटी वाइज एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड द कंपाउंड इज देन नेम्ड ऑन दैट बेसिस, ठीक है। तो अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का मतलब क्या है कि जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, उनमें हमको प्रायोरिटी वाइज जो है नेमिंग करनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन कल किसी ने शायद पूछा भी था, तो यही उसी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि अगर एक से ज्यादा आपके पास क्या आ जाता है फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसका जो डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर है वो आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, और ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आएगा कोई तो प्रायोरिटी आप किसे दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को दोगे, COOH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। फिर ये वाला आई थिंक SO3H सल्फेट, ये आपका क्या बोलते हैं सल्फोनेट ग्रुप का है शायद, ठीक है। और COOR जो है ये आई थिंक ईस्टर का है। फिर COCl हो गया आपका, ये आपका होता है कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है, COCl। फिर CONH2 हो गया, और उसके बाद CN ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, CHO हो गया, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, OH आपका अल्कोहल ग्रुप हो गया, ठीक है, और उसके बाद NH2 हो गया, फिर C डबल बॉन्ड C, ये आपका एल्कीन हो गया, फिर एल्काइन हो गया, और उसके बाद लास्ट में आपका क्या आता है, एल्केना या फिर मिथाइल ग्रुप आएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रायोरिटी ग्रुप है। अब ये आप कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो इस तरीके से कोई कार्बन चेन है, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर आपका लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर आपका लगा हुआ है COCl, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, मतलब अगर आपको नंबरिंग करनी है तो पहले तो आपको प्रायोरिटी जो है वो किसको देनी पड़ेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे भी आप यहाँ देखोगे तो 1 2 3 इधर से आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से आपको फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है। और उसके बाद ये भी है कि आपको जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करना पड़ेगा वो ये वाला करना पड़ेगा। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का भाई मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये है कि जब आप नेमिंग करोगे और उसमें जो सफिक्स लगाओगे वो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का लगाओगे, यानी कि जब इसका नाम बनेगा तो क्या बनेगा, 1 2 3 पर क्या है, ये आपको कार्बोनिल क्लोराइड दे रखा है, ठीक है, आई थिंक COCl को कार्बोनिल क्लोराइड ही बोलते हैं। तो 3 पर ये हो गया, इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं मेरे को भी याद नहीं आ रहा, पता नहीं, टेबल में देख लेना, एनसीईआरटी में दिया होगा। तो 3 पर इसकी नंबरिंग करके उसके बाद पेरेंट चेन में कितने 5 एटम है तो पेंटेन कर दोगे, और पेंटेन में 2 पर क्या है, ओइक एसिड है। तो इस तरीके से हो जाएगा कि 3, फिर ये कार्बोनिल क्लोराइड, ये जो भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो लिखोगे प्रीफिक्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, ठीक है, पेंटेन, और उसके बाद 2 पर क्या है, ओइक एसिड है। तो मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको यहाँ पर जिसकी आप सफिक्स के थ्रू नेमिंग करोगे, जिसका आप सफिक्स पूरे नेम में लास्ट में लगाओगे, वो मेन ग्रुप जो है वो आपका इस प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पर आएगा। तो जो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है उसके उसी को आप क्या दोगे, मेन चेन में अपना मतलब मेन जो ग्रुप है उसको आप कंसिडर करोगे, और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप को आप जो है वैसे ट्रीट करोगे कि ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स है। तो ये चीज आपने थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। या जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये कार्बन हो गया इस तरीके से, और यहां पर मान लो ये आपको दे रखा है डबल बॉन्ड, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ठीक है, मान लो यहाँ पर आपको दिए है डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपको दिया है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब देखो इसको पहले ये देखना पड़ेगा, पहले तो ये है कि मतलब इसको कॉम्बिनेशन देखो कि नंबरिंग आपको कैसे करनी है। आई थिंक नंबरिंग के लिए मतलब जो रूल फॉलो करना होता है वो वही करना होता है जिधर से आपको फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, ठीक है। तो नंबरिंग के लिए जब आप करोगे तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5, ठीक है। एंड इसमें जो प्रायोरिटी आप दोगे वो किसको दोगे, इसको दोगे, मतलब एल्कीन को दोगे।
तो एल्कीन जो है वो आपकी क्या आएगी, मेन चेन में आएगी, और बाकी जो एल्काइन वाला ग्रुप है उसको मतलब आप पहले ही बता दोगे, यानी कि फर्स्ट पे एल्काइन ग्रुप लगा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो ये 5 का मतलब क्या हो गया, पेंट हो गया, पेंट। और उसके बाद क्या हो गया, 1 पर क्या लगा है, आइन लगा हुआ है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लगा है, इन लगा है। तो ये शायद इसका नेम हो जाएगा, पेंट 1 इन 3 इन, मतलब पेंट 1 आइन और 3 इन, ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि नंबरिंग तो आपको वैसे ही करनी है कि आपको जो फंक्शनल ग्रुप का वो मिलेगा, जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो आपको मिनिमम नंबर्स में मिल जाए, शॉर्ट में मिल जाए या पास से मिले। और प्रायोरिटी आपको किसको देनी पड़ेगी, मेन चेन में जो इस प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आ रहा है, तो उसको आपने मेन चेन में आपने प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और बाकी सबको आप जो है प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करोगे, यानी कि प्रीफिक्स वाले जो या जो सेकेंडरी वाले फंक्शन ग्रुप है उसकी तरह इस्तेमाल करोगे। तो ये आपका ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर फंक्शन ग्रुप का प्रायोरिटी के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें प्रायोरिटी रूल नहीं फॉलो होगा, मतलब अगर डबल बॉन्ड पहले आ रहा है तो ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग नहीं करेंगे? क्या चीज समझा नहीं मैं। सर जैसे डबल बॉन्ड पहले आ रहा है और हाँ, ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी तो कम होगी ना? अब ऐसा है ना, मेरे को जहां तक याद आ रहा है कि ये जो नंबरिंग वाला मतलब हिसाब है, नंबरिंग तो शायद मेरे हिसाब से शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है उधर से ही करता है, ठीक है। और प्रायोरिटी का मतलब ये कि लाइक मेन चेन में, एक मिनट रुको मैं इसको एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि नंबरिंग में प्रायोरिटी इसी के थ्रू देनी होती है या फिर मेन चेन में इसकी प्रायोरिटी देनी होती है। देखो ये चीज तो सही है कि मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है with highest priority will be the one which gives its suffix to the name of the molecule। तो नेम में जो सफिक्स आएगा वो तो उसी को मिलेगा जिसकी प्रायोरिटी ऊपर है। बाकी नंबरिंग का जो है,
देखो उसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वही सही है, ठीक है, कि आपको जो नंबरिंग करनी होगी वो आपको इसी तरीके से करनी होगी कि आपको लोएस्ट सेट मिले। अब लोएस्ट सेट का मतलब क्या हो गया कि जैसे देखो यहाँ पर ये वाला जो हमने केस कंसिडर किया था ना, ये वाला सी सिंगल बॉन्ड सी फिर डबल बॉन्ड सी था, उसके बाद सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो देखो एक हमारा जो नंबरिंग करने का ऑर्डर है वो तो ये वाला है जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें क्या हो रहा है, आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, और जो आपका डबल बॉन्ड है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है। और अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से करते हो तो क्या आएगा ऑर्डर, 1 2 3 4 और ये 5 आ जाएगा। तो इस वाले केस में क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड किस पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है। ठीक है, तो तरीका मतलब बेसिकली ये होता है कि आप इनको बस ऐड करके देख लो, जैसे 1 + 3 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और 2 + 4 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो जो छोटा होता है, जो सम आपको छोटा देता है, वो ऑर्डर आप क्या ले लेते हो, यहाँ पर उसको प्रेफरेंस देते हो। तो ऑर्डर में तो देखो आपको लोएस्ट जो मतलब लोएस्ट लोकेंट का जो सेट आपको मिल रहा है वही आपने इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर आप बात करो कि प्रायोरिटी ऑर्डर, तो प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब है कि जो आप सफिक्स इस्तेमाल करोगे, यानी कि मेन चेन में जो सफिक्स इस्तेमाल होगा नेमिंग में, वो आपका इस प्रायोरिटी ऑर्डर के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये जो है आपने ध्यान रखना है, वहां पर आपने प्रायोरिटी नहीं देनी कि भाई जो है एल्काइन जो है वो अगर मतलब एल्कीन जो प्रायोरिटी में ऊपर आ रहा है तो हम उसको जो है नंबरिंग पहले दे देंगे। नंबरिंग आपने ऐसी करनी होगी कि जहां से कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है उसमें आपको लोएस्ट सेट ऑफ नंबर्स मिलना चाहिए। ठीक है, आ रहा समझ में? यस। तो नंबरिंग आपने ऐसी करनी है कि आपको लोएस्ट सेट ऑफ नंबर मिले, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर आपने इस तरीके से देना है कि मेन चेन में जो सफिक्स लगेगा वो आपका उसका लगेगा जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आएगा। और बाकी क्वेश्चन करोगे तो आप खुद से कंफर्म हो जाओगे इस चीज के लिए जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन जो है वो जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब देखो ये जो है आइसोमेरिज्म के बारे में, आइसोमेरिज्म का मतलब आपको बता देता हूँ। आइसोमेरिज्म का मतलब यही होता है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है किसी भी दो कंपाउंड्स का, और क्या हो रहा है कि उनके स्ट्रक्चर अलग अलग बन रहे हैं, मतलब उनकी जो ब्रांचिंग है वो अलग अलग हो रही है। तो इसी के बेसिस पे हमारे अलग अलग टाइप के जो आइसोमेरिज्म है वो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबसे पहले कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज एंड स्पेशल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं, जिसका ऐसे कोई भी दो मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो उस केस में जो मतलब स्ट्रक्चर जो अलग अलग बनते हैं उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। एंड ये जो प्रॉपर्टी होती है आइसोमर्स को शो करने की, इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बेसिक सा एग्जांपल है C4H जो है 10। ये बताओ किसका, इसका नाम क्या है, C4H10 का नाम क्या होगा, कोई बताएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन होगा, ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन एटम है और CnH2n+2 को ये फॉलो करता है, CnH2n+2। ठीक है, 4 2 8 +2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, ये क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो आप ब्यूटेन को बनाने के देखो यहाँ पर आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने एक तो ये बनाया ब्यूटेन, 4 कार्बन बनाए, उसके बाद यहाँ पर H3 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन। तो एक तो ब्यूटेन ये बन गया। एक ब्यूटेन में कैसे बना सकता हूँ, मतलब इसी का ब्यूटेन नहीं होगा, वो दूसरा होगा, लेकिन इसी को मैं किसी तरीके से एक और तरीके से बना सकता हूँ। मैंने 3 कार्बन ये बनाए और एक मैंने कार्बन की चेन यहाँ निकाल दी CH3। एक ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, और एक CH3 हो गया। तो इस वाले में जब आप देखोगे कार्बन कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, और हाइड्रोजन को काउंट करो तो 3 ये 3 ये 3 ये कितने हो गए, 9। 9 और एक बीच वाला कितना हो गया, 10। तो यहाँ पर भी जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C4H10। ठीक है, और इस वाले केस में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। तो ये आपका क्या है, एन ब्यूटेन है। एन ब्यूटेन का मतलब एन किसके लिए लगाते हैं, जब आपका स्ट्रेट चेन में कोई भी वो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं हम, तो वो एन लगा देते हैं उसमें। तो ये हो गया आपका एन ब्यूटेन, और ये वाला क्या आपका, ये आइसोब्यूटेन होगा। और अगर आप इसकी IUPAC नेमिंग करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन जो है वो इसका नाम हो जाएगा IUPAC।
तो ऐसे जो भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर जिनके अलग अलग होते हैं ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, तो ऐसे ही कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। एंड ये जो प्रॉपर्टी होती है आइसोमर शो करने की, इसी प्रॉपर्टी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो बताओ ये समझ आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, अब ये इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो ये फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फिर यहाँ पर ये क्लीवेज के बारे में देखेंगे कि जो बॉन्ड की क्लीवेज होती है वो किस तरीके से होती है, फिर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये वाले जितने भी अफेक्ट हैं आपके, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट जो है, ये आपके आगे वाले चैप्टर्स में यूज होंगे। इंडक्टिव अफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है, मेसोमेरिक क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, और बाकी ये कुछ आपकी, ये तो खाली याद करने वाली चीजें हैं। ये फिल्ट्रेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो ये फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे शाम को। ठीक है, तो अभी जो है हम इतना ही रखते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो हक्कल रूल में जो आपने फॉर्मूला बताया उसमें हम एन की वैल्यू कहाँ से रख रहे थे? एन की वैल्यू मतलब ऐसा होता है, एन होता है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये है कि वो जो है मतलब खाली पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, 1 2 3 4, आई थिंक जीरो भी नहीं होगा। वो हकल रूल के बारे में, वो जो एक वो अभी मिला था ना साइक्लोहेक्सिन वाला एग्जांपल, वो मैं आपको शाम को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कि वो साइक्लोहेक्सिन में 4n+2 होने के लिए जो है मतलब क्या रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो मैं जो है आपको शाम को बता दूंगा हकल रूल के बारे ओके में। सर। एन की वैल्यू मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू भी नहीं हो सकती और जीरो भी नहीं होगी, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। और बाकी IUPAC नेमिंग वाले क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना।